मुतमईन नहीं है तो किसी और को हुकूमत दे देते हैं। मुझे ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो मत दो। दरिया समंदर में उतर के पता चलेगा ना कितनी लहरें हैं जी। किस मिनी बजट से उन्हें आखिर क्या फर्क पड़ेगा, और हमाद अजहर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। शेख जुनेद बगदादी एक दफ़ा अपने मुरीदों और शागिर्दों के साथ बगदाद की सैर के लिए निकले तो उन्होंने बहलूल नामी दाना शख्स के बारे में पूछा। किसी ने कहा कि सरकार वो दाना तो है, लेकिन दाना होने के साथ साथ वो एक दीवाना शख्स भी है। अरे शेख साहब ने कहा, मुझे उसी दीवाने से कोई काम है, क्या किसी ने आज उस बहलूल को देखा है? अच्छा, एक ने कहा कि मैंने फलां मुकाम पर उसको देखा था। सब उस मुकाम की तरफ चल दिए जहाँ पे बहलूल दाना रेत पर बैठे हुए थे। अच्छा, शेख साहब ने सलाम किया, बहलूल ने सलाम का जवाब दिया और पूछा कि आप कौन हैं? शेख साहब ने बताया कि बंदे को जुनेद बगदादी कहते हैं। बहलूल ने कहा कि वही जो लोगों को दर्स देते हैं, जिस पर शेख साहब ने जवाब दिया, जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। फिर बहलूल दाना ने पूछा कि शेख साहब आप खाने के आदाब जानते हैं? शेख साहब कहने लगे कि बिस्मिल्लाह कहना, अपने सामने से खाना, लुकमा छोटा लेना, सीधे हाथ से खाना, लुकमे को खूब चबाकर खाना और दूसरे के लुकमे पर नज़र ना करना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, खाना शुरू करते वक्त और खाने के बाद हाथों को धोना वगैरह, ये हैं खाने के आदाब। बहलूल ने शेख साहब के जवाब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शेख साहब आप लोगों के मुर्शिद हैं और खाने के आदाब तक नहीं जानते। ये कहकर वो वहाँ से उठकर थोड़ा आगे चले गए। अब इस पर शेख साहब दाना के पीछे पीछे चलने लगे। अब ये सूरत हाल देखकर मुरीदों ने शेख साहब से इसरार किया कि सरकार ये दीवाना शख्स है, लेकिन शेख साहब फिर बहलूल दाना के पास दोबारा पहुंच गए, फिर से उनको सलाम किया। अब दाना ने सलाम का जवाब दिया और फिर पूछा कि कौन हो? कहा जुनेद बगदादी जो खाने के आदाब नहीं जानता। जिस पर दाना ने शेख साहब से अगला सवाल ये पूछा कि आप बोलने के आदाब जानते हैं? वो तो जानते होंगे। शेख साहब ने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, और जवाब दिया कि बोलने वाले को बेमौका, बेमहल और बेहिसाब नहीं बोलना चाहिए। बोलने वाला जब भी बोले तो सोच समझ कर बात करे। अच्छा, दाना ने जब ये जवाब सुना तो कहने लगे कि शेख साहब खाना तो खाना, आप तो बोलने के आदाब भी नहीं जानते हैं। बहलूल ने फिर दामन झाड़ा और थोड़ा सा और आगे चलकर बैठ गए। अब शेख साहब भी परेशान हो गए, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहे। वो फिर वहाँ जाकर दोबारा पहुँचे और उन्होंने जाके सलाम किया। दाना ने सलाम का जवाब दिया। शेख साहब से फिर वही सवाल किया कि जी आप कौन हैं? शेख साहब ने कहा जुनेद बगदादी जो खाने और बोलने के आदाब नहीं जानता, मैं जुनेद बगदादी हूँ। जिस पर दाना ने पूछा अच्छा सोने के आदाब पता है? अब इस पर शेख साहब ने सोने के वो सारे आदाब बता दिए जिनका जिक्र रिवायत में मौजूद है। अब की बार भी बहलूल दाना शेख साहब के जवाब से मुतमईन नहीं और कहने लगे कि आप तो सोने के आदाब भी नहीं जानते। अब ये कहकर बहलूल एक बार फिर से उठकर आगे चलने वाले थे कि शेख साहब ने अब उनको रोक लिया और कहा कि जब मैं नहीं जानता तो फिर बताना तो आप पे वाजिब है। अच्छा, बहलूल दाना ने कहा जो आदाब आप बता रहे हैं वो ज़ाहिरी हैं और असल कुछ और है। अब असल क्या है? असल ये कि जो खा रहे हैं वो हलाल है या हराम। हराम लुकमे को जितना भी आदाब से खाओगे वो दिल में तारीकी ही लाएगा। ऐसा लुकमा कभी भी नूर और हिदायत का बाइस नहीं बनेगा। अच्छा, शेख साहब दाना का जवाब सुनकर बहुत मुतासिर हुए। फिर दाना बोला कि बात करते वक्त या बोलते वक्त जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि जो भी बोला जाए वो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए बोला जाए। अगर किसी दुनियावी गर्ज के लिए बोलोगे या फजूल गुफ्तगू करोगे तो ऐसी गुफ्तगू बबाले जान बन जाएगी। फिर दाना ने बात को जारी रखते हुए कहा कि जहाँ तक सोने के आदाब का ताल्लुक है तो हमें सोते वक्त असल में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने दिल में किसी का बुग़्ज़ लेकर या अपने अंदर किसी के लिए हसद लिए तो नहीं सो रहे। हम कहीं दुनिया की मोहब्बत, माल की फ़िक्र में सो जाएं या फिर किसी का हक गर्दन पर लेकर अगर हम सो रहे हैं तो फिर ये सोचने वाली बात है। अब नाज़रीन, यूँ तो ये जो सारी की सारी हिकायत है ना, ये पूरी हिकायत ही नसीहत से भरी पड़ी है। लेकिन मुझे इस हिकायत की सबसे आखिरी बात बड़ी अच्छी लगी, बड़ी अहम लगी कि हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए नफ़रत, बुग़्ज़, हसद, ऐसे मरज़, ये बीमारियाँ ही हैं ना, ये बीमारियाँ, ये मरज़ हैं, ये मरज़ पाल लेते हैं और हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता और हम दूसरों को बग़ैर माफ़ किए सो जाते हैं। ये सोचे, ये समझे बगैर कि ना जाने कल की सुबह हमें देखना नसीब होगी या फिर नहीं होगी। और ख़ुसूसी तौर पर जब मैं ये सियासत की किताब खोलकर देखती हूँ तो मुझे शिद्दत से ये महसूस होता है कि जो हमारे रहबर हैं वो एक दूसरे के लिए नफ़रत, बुग़्ज़, हसद, ऐसी बीमारियों को अपने अंदर पालते चले जा रहे हैं। और इससे भी बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि उन सबको ये मरज़ लाहक हो चुका है जिसको हसद कहते हैं, बुग़्ज़ कहते हैं।
बल्कि हमारे जो सियासतदान हैं उनकी अक्सरियत का ख्याल ये है कि सियासत तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक वो अपने हरीफ को नीचा ना दिखाते। अच्छा, ये हसरत और बुग़्ज़ और नफ़रत जो है ना सियासतदानों में जो है ना सियासतदानों के लिए पाई जाती है, एक सियासतदान में दूसरे सियासतदान के लिए पाई जाती है, और सियासी जमातों में सियासी जमातों के खिलाफ पाई जाती है, और यहाँ तक कि जमातों के अंदर भी पाई जाती है। जिसकी ताज़ा मिसाल क्या, ये जो कल का पार्लिमानी पार्टी का इजलास, परवेज़ खट्टक साहब और वज़ीर आज़म साहब के दरमियान जो तल्ख़ कलामी हुई है खबर, अब ये तल्ख़ कलामी कोई नई नहीं है, इससे पहले भी तल्ख़ जुमलों का तबादला इमरान खान साहब के करीब तरीन जहांगीर तरीन साहब भी अपनी जमात के खिलाफ कर चुके हैं, जब चीनी स्कैंडल में उनका नाम सामने आया था, और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन साहब के साथ गहरे ताल्लुक को एक साइड पर रख के जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब और तहरीक इंसाफ के जो इख्तिलाफ़ात हैं वो खुलकर सामने आ गए थे। अब कल के पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद चहमगोइयाँ करने वाले कहते हैं कि जब इजलास में गर्मा गर्मी जारी थी ना, तो वहाँ वज़ारत उज़्मा के हवाले से भी सवाल उठाए गए, जिस पर वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने हुकूमत किसी और को देने पर भी बात की। अब इस खबर के बाद कहने वाले ये कहने लगे कि तहरीक इंसाफ में वज़ारत उज़्मा को लेकर जंग जारी है। तहरीक इंसाफ में मौजूद कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, और अगर देखा जाए तो बात गलत भी नहीं लगती, क्योंकि इससे पहले भी PTI की सफ़ों में वज़ारत उज़्मा की कुर्सी संभालने के लिए मुकाबलेबाजी की खबरें सामने आई थी, जब जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान आपको याद होगा सख्त इख्तिलाफ़ात देखने को मिले थे, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जहांगीर तरीन की पार्टी इजलासों में शिरकत पर सवाल तक उठा दिए थे, आपको याद होगा। और उसके बाद ये तासुर आया, ये तासुर उभरने लगा कि जी जैसे शाह महमूद कुरैशी शायद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, और इसी तरह फिर वज़ीर आज़म के ओहदे और पार्टी की जो भागदौड़ है वो संभालने के हवाले से ये नून लीग में भी वाज़ेह तकसीम देखी गई है, जब शहबाज शरीफ साहब एक तरफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ एक तरफ खड़े हो गए, यानी शरीफ ख़ानदान एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो गया। और JUI में ये नज़रियाती कारकुनों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ आवाज़ उठाई। यानी बात का अगर निचोड़ निकाला जाए, हर जमात में ज़ाती रंजिशें, हसद, बुग़्ज़ का ये जो अंसर है ये मौजूद है। लेकिन अब जो कल PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुआ, इससे एक बात बड़ी साफ नज़र आ रही है, वो क्या कि जी जो तहरीक इंसाफ के अंदर दराड़ें हैं ना, वो वाकई पड़ चुकी हैं, और हुकूमत के इत्तेहादी तो पहले ही उसके लिए मुश्किलें खड़ी करते रहते हैं। अब ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अपने खिलाड़ियों की मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, और ज़राए ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास के दौरान गैस के मामले पर हमाद अज़हर और परवेज़ खट्टक के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई, और परवेज़ खट्टक साहब ने कहा कि जी आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया, PK में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं, अगर आपका यही रवैया रहा, तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया, तो आपको वोट नहीं दे सकेंगे हम। परवेज़ खट्टक साहब ने इजलास के बाद फिर 2 दफ़ा मीडिया से बात भी की, वो भी फिर आपने सुनी होगी, ज़रा चलाइएगा फिर खट्टक साहब ने क्या बताया। जी तो सुना आपने परवेज़ खट्टक साहब पहले तो ये कहते हैं कि जी मैंने इजलास में वही बात की जो मेरा हक था, फिर बाद में उन्होंने अपनी राय को बदलते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं और मैं कभी भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता। अच्छा, परवेज़ खट्टक साहब ने KPK में गैस ना मिलने पर गुस्से का इजहार किया, उन्होंने वज़ीर आज़म पर भी सवालात उठाए, और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने परवेज़ खट्टक को जवाब देते हुए कहा कि अगर आप मेरी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है तो किसी और को हुकूमत दे देते हैं, मुझे ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो मत दो, मेरे कोई कारखाने नहीं है, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ, मुझे कोई हुकूमत का शौक नहीं है, मेरी जंग मुल्क के मुफाद की जंग है। अच्छा, इजलास के बाद मीडिया से बात जब की वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक साहब ने, तो उन्होंने क्या कहा कि टीवी देखकर मैं हैरान हो गया कि इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया गया, आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया, मीडिया को कहता हूँ कि इसको रोके, मैं सिगरेट पीने बाहर गया था और हमारे सूबे में गैस का मसला है, मेरा सवाल ये था कि हमारी गैस की जो स्कीमें हैं वो ना रोकी जाएँ, हमारी अंदरूनी बातें हैं, पार्टी में हर तरह की बात होती है, हमने कोई सख्त बात नहीं की, सिर्फ दरख्वास्त की कि जी स्कीमें ना रोकी जाएँ, मैं वज़ीर आज़म के खिलाफ नहीं हूँ, ये भी उन्होंने फिर कहा, और वो कहते हैं ना मैं कभी हो सकता हूँ उनके खिलाफ। अच्छा, हमाद अज़हर ने भी बात की, उन्होंने कहा कि जी इजलास में अराकीन ने गैस से मुतालिक सवालात किए थे, अराकीन को सवालात पे मुतमईन करने में कामयाब रहा, और हमाद ने यह भी कहा कि जी वज़ीर आज़म ने अराकीन को ये बताया कि मुल्क में गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं और इसीलिए बाहर से गैस मंगवा कर घरेलू ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा और ये पूरी की जाएंगी। अच्छा, इजलास के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने परवेज़ खट्टक साहब को अपने चैम्बर में तलब किया और खट्टक साहब से पार्लिमानी पार्टी इजलास में होने वाली गुफ्तगू में बात भी की। अब नाज़रीन, ये जो हुआ ये पहली बार तो नहीं हुआ ना कि परवेज़ खट्टक गुस्से में आए हों, उन्होंने पहले भी एक बार पश्तो में वज़ीर आज़म पर तनकीद की थी और क्या कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो हुकूमत को लम्हे में ख़त्म कर सकता हूँ, मैं जिसको चाहूँ उसको ऊपर ले जा सकता हूँ क्योंकि मैंने पार्टी के लिए मेहनत की है। अब पार्टी के अंदर वज़ीर आज़म को जहाँ मज़ाहमत का सामना रहा, वहीं पर कल के कौमी असम्बली के इजलास में भी मिनी अपोजिशन ने मालियाती बिल्स जो हैं और मिनी बजट्स पर भरपूर मुखालफत की और भरपूर नारेबाजी की, लेकिन इमरान खान साहब इसके बावजूद सुरखरू रहे।
ये जरा क्लिप होगा कौमी असम्बली में ऑपोजिशन के हंगामे का, चलाइएगा टीम। अच्छा सुना आपने, IMF का जो यार है वो गद्दार है, अब इस तरह के नारे कौमी असम्बली के इजलास में गूंज रहे थे और हमारे रहबर एक दूसरे को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे थे। और इमरान खान साहब कहते हैं कि IMF के पास जाना हमारी मजबूरी है, IMF के पास जाने से हमारे हाथ बंध जाते हैं और हमें हमारी जो सिक्योरिटी है उस पर भी समझौता करना पड़ता है। यानी इमरान खान साहब IMF के पास जाने को कड़वा घूंट पीना करार तो दे रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि हाँ ये कड़वा घूंट और पीना पड़ रहा है हालात की वजह से, उनकी बात में वजन भी है। लेकिन हुकूमती तर्जुमान के बकौल ऑपोजिशन को तो हुकूमत के खिलाफ अपनी दुश्मनी निकालने का कोई ना कोई मौका चाहिए होता है, जारी बात है। अब कल कौमी असम्बली ने ज़िमनी मालियाती बिल 2021 जो है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया और अपोजिशन की पेश करदा तमाम जो तरामीम है वो मुस्तरद कर दी, बजट मंजूर हो गया। लेकिन बिलावल ये मुतालबा करेंगे जी IMF जो है वो बजट अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं होगा, इसलिए इस मनी बजट को हम मुस्तरद करते हैं, इस मिनी बजट को मुस्तरद किया। जरा चलाएगा बिलावल का क्लिप। जी तो सुना आपने कि बिलावल ने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना पर खूब तनकीद की है। बिलावल के लबों पर शिकवा ये था कि जो मिनी बजट है ये अवाम के लिए सिर्फ तबाही लाएगा और हुकूमत के लोग अगर अवाम के पास नहीं आएंगे तो हम अवाम को आपके पास लेकर आएंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि महंगाई की तो क्यों की। अगर आप मईशत को लेकर इतने ही सीरियस है, संजीदा है, तो फिर इस IMF के बजट को मुस्तरद कर दें और हमारे साथ आ जाएं। अच्छा, हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि जब सालाना बजट पेश किया जा रहा था तो उस वक्त भी अपोजिशन ने उस बजट को मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि अपोजिशन ये दावा करती थी कि उस बजट में अवाम को रिलीफ नहीं दी गई। अगर ऑपोजिशन उस वक्त सही कह रही थी तो अब ऑपोजिशन मिनी बजट पर सब्सिडी खत्म करने पर शोर क्यों डाल रही है? यानी मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि हुकूमत ने सालाना बजट में आवाम को सब्सिडी दी थी, लेकिन ऑपोजिशन उस वक्त मैं ना मानू का राग अलापती रही। यानी हुकूमत कहना चाहती कि ऑपोजिशन किसी हाल में खुश नहीं होगी, क्योंकि वो खुश होना ही। अच्छा, खुशी से मुझे याद आया कि मिनी बजट पर शाहिद खान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब भी खुश नहीं है। वो दोनों क्या कह रहे हैं उनका क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। अब सुना आपने एहसन इकबाल साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब को, दोनों लीगी रहनुमा मईशत पर सवाल उठा रहे हैं। एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं कि मईशत पर कौन सा मिसाइल लगे जिसके बाद हुकूमत को नए टैक्सेस लगाना पड़ रहे हैं। अब एहसन इकबाल हुकूमती दावों पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जी हुकूमत तो ये कहती थी, वो कहती थी। जैसे कि उन्होंने कहा कि हुकूमत कहती थी कि वो हर शोबे में तरक्की करेगी, अगर तरक्की हो रही थी तो अवाम पर नए टैक्सेस लगाने की नौबत क्यों आई। और शाहिद खान अब्बासी साहब वो भी हुकूमत से पूछ रहे हैं कि ऐसा आखिर क्या हो गया कि हुकूमत को 6 महीने बाद ही नए टैक्सेस लगाने का ख्याल आ गया। क्या हुकूमत के अखराजात बढ़ गए हैं या फिर हुकूमत के रेवेन्यू में कमी आ गई है, जिसकी वजह से हुकूमत अवाम पर मजीद बोझ डालने पर मजबूर हो गई। अच्छा, शौकत तरीन साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा उनका भी क्लिप चला दीजिएगा। अच्छा, हुकूमत का मिनी बजट पास करने से पहले भी वही मौक़िफ़ था कि जो अब है कि जी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब क्या कह रहे थे कि मुल्की मईशत के जो हालात हैं वो सबके सामने, और ऐसे हालात सिर्फ 3 साल से नहीं बल्कि 30 सालों से हैं, जिन्हें माजी की हुकूमतों ने ठीक करने की जहमत गवारा नहीं की। और अपोजिशन की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत मिनी बजट पास कराने में कामयाब हो गई। अब अपोजिशन इस शिकस्त पर शोर डाल रही है, जबकि हुकूमत इसे अपनी बड़ी करार दे रही है। आसिफ अली जरदारी साहब कुछ फरमारे इस हवाले से, ज़रा चलाइएगा क्लिप उनका। अच्छा, जरदारी साहब से पूछा गया कि हुकूमत का मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं, तो जरदारी साहब ने कहा कि हुकूमत का मुस्तकबिल नहीं बल्कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जरदारी साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मौजूदा हुकूमत के हाथों में महफूज नहीं है। अच्छा, फिर जरदारी साहब से हुकूमत गिराने के मुतालिक पूछा गया, उन्होंने कहा जी हुकूमत गिर जाएगी। और जब सहाफ़ियों की जानिब से जरदारी साहब से ये सवाल पूछा गया कि क्या आप हुकूमत को धक्का देने जा रहे हैं, तो जरदारी साहब इस पर हंस पड़े। अब उनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है और लग ऐसा रहा है कि आने वाले वक्त में हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वो मरियम नवाज़ जो पहले हुकूमत को 5 साल देने करती थी, अब अचानक से हुकूमत गिराने की बातें दोबारा शुरू कर दी उन्होंने। और मरियम ने ये सानिया मरी पर भी हुकूमत को बड़े आड़े हाथों लिया, बड़ी तनकीद की। मरियम का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। अब देखा आपने हर तरफ हसद और बुक्स की जो फ़ज़ा है वो छाई हुई है। और हमारे रहबरों को एक्चुअली चाहिए क्या? इनको चाहिए ये कि वो इस फ़ज़ा को मोहब्बत, ताउन और एहसास के जज्बे से ख़त्म करें, मुल्क और अवाम की भलाई के लिए काम करें। ये जो आपस की ग्रजेस हैं, ये सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो चलेगा, निज़ाम कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन। कल पार्लियामान के बाहर और अंदर अपोजिशन ने मिनी बजट के खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन यह एहतजाज कोई रंग नहीं ला सका। अपोजिशन ने गुज़िश्ता कई बिल्स को भी कोर्ट में चैलेंज करने के इरादे जाहिर किए, लेकिन
आपने देखा कि सिर्फ सियासी दावे साबित हुए। अच्छा, हुकूमत ने नई कौमी सलामती पॉलिसी भी तश्कील दी, लेकिन सवाल ये कि क्या मुआशी पॉलिसी या बैड गवर्नेंस हो या दीगर मसाइल हो, क्या सबके जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल माजी के हुक्मरान ही हैं, जैसा कि हुकूमत हमेशा कहती है। इसमें मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, रज़ा रूमी साहब। रज़ा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। रज़ा, महंगाई, बेरोज़गारी, मईशत की कमज़ोरी, IMF की हुक्मरानी, इन सबको देखकर हुकूमती जो अमाल हैं और हुकूमती कवाल, इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है कि कॉल और फेल में बहुत ज़्यादा तजाद नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल तजाद नज़र आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह यह है कि आप भी आपने जिक्र किया कौमी सलामती का, तो देखिए कौमी सलामती का तस्वुर जो है वो बहुत वसी हो गया हुआ है। एक ज़माना था 1 सदी पहले कि वो एक ही नज़रिए से देखी जाती थी। आज की 21वीं सदी की दुनिया में कौमी सलामती जुड़ी है आपकी माशी खुद निसारी, माशी ताकत पर। अगर IMF की शराइत मंजूर करके कड़वी गोलियां खा के अपने लोगों पे टैक्स लगा के और उनकी शराइत मान के हमने करना, तो फिर कौन सी सलामती है? देखिए ना, हम इस वक्त एक्सपोज हुए हुए हैं। कब से हम उनकी जो वो कहे जा रहे हैं कि ये बिल पास कर दो, ये मिनी बजट ले आओ, वो करो, तो इस वक्त लोग और हुकूमत भी, मैं उसको ज़्यादा मुर्द इल्ज़ाम नहीं दूंगा क्योंकि हुकूमत भी मजबूर है और उनके पास क्या रास्ता है। कोई भी हुकूमत हो, आज तो PTI की अगर नून भी होती, PPP भी होती, तो यही करना पड़ता, क्योंकि हमने जिस तरह से इकोनॉमी को मैनेज किया है इतनी दहाइयों से, अब वक्त आ गया कि हम उसके ऊपर गौर करें कि किस तरह से हम खुद इंसारी की तरफ जाएंगे, किस तरह से हम अपनी मईशत को मजबूत करेंगे। सबसे पहली हमारी कौमी सलामती की तरजीह वो होनी चाहिए। मैं तो इतनी सी बात कहूँगा। जी ठीक है। अच्छा रज़ा, आपने एक बात की कि इसमें हुकूमत को हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। हुकूमत शायद इसलिए ज़्यादा जिम्मेदार ठहराई जा रही है लोगों की जानिब से, वोटर्स की जानिब से, जो मायूस हो रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने बड़े बड़े दावे कर दिए थे। हुकूमत में आने से पहले भी PTI के बहुत बड़े दावे थे और जब से हुकूमत बनी आपको पता है बहुत दावे। अभी हाल ही में ये बातें हो रही हैं जी, अब कुछ दिनों में ये हो जाएगा, कुछ महीनों में ये हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो बड़े बड़े दावे कर दिए गए वक्त से पहले ही, क्योंकि कहते हैं ना समंदर में जब आप उतरते हैं, दरिया में उतरते हैं, तब आपको लहरों का अंदाजा होता है, तो वो हुकूमत में आने से पहले ही इन्होंने सिर्फ अपोजिशन की थी और हुकूमत में आने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए। जब हुकूमत मिली, पता चला कि चले पिछली हुकूमतें कर गई इनके बकौल, फिर पता चला कि अच्छा ये हालात हैं, तो इसमें तो इतना आसान नहीं है, लेकिन दावे अभी भी नजर आते हैं, सुनाई देते हैं। आपको ये बहुत बड़ी गलती नहीं लगती हुकूमत की? बिल्कुल। देखिए, अब मैं असल में कोशिश करता हूँ, लोग समझते हैं कि मैं बहुत PTI पे तनकीद करता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कहूँ नहीं भाई, मैं किसी एक पार्टी की मुखालिफत या हिमायत में नहीं हूँ। लेकिन आपकी बात 100% दुरुस्त है। आपने तो बड़े शायराना अंदाज में कहा कि लहरों की जो रवानी है, जो तेजी है, शोरीलापन है, उसके बगैर ही टूट गए। दरिया समंदर में उतर के पता चलेगा ना कितनी लहरें हैं। जी एग्जैक्टली। तो असल इस हुकूमत की जो प्रॉब्लम है वो ये है ना तजुर्बा कारी, जो अक्सर खान साहब की अपनी भी, और जो उन्होंने पंजाब में वज़ीर आला लगाए और चंद एक उनके मुशीर जो बड़े आगे उनके खास लॉयलिस्ट हैं। देखिए, उनका पहला तजुर्बा है हुकूमत में। पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है। पाकिस्तान के बड़े मजबूत इदारे हैं, इसकी बड़ी मजबूत फौज है और ये एक बड़े मुश्किल खित्ते में घिरा हुआ है। इसके लिए आपको इंतहाई तजुर्बाकार लोग चाहिए जो मुल्क को आगे 5, 10, 20 साल का सोचें। यहाँ पे हमें लोगों को नारा लगाया गया कि जी टीम है मेरे पास 200 लोगों की, 200 लोगों की बड़ी कॉम्पिटेंट टीम है। उस टीम का हशर आपने देख लिया। 3 बार शीर बदले खजाने के, 7 बार चेयरमैन बदला FBR का, 6 बार फाइनेंस सेक्रेटरी बदला, 6 बार IG, चीफ सेक्रेटरी, पता नहीं लंबी आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। तो ये ना तजुर्बाकारी जो है। लेकिन वही बात आपने एक अहम टॉपिक छेड़ दिया कि इतने बार तब्दीलियां की गई, मतलब खासतौर पर मईशत की वजारत के हवाले से अगर बात की जाए तो इसका मतलब जितने लोगों को तब्दील किया गया उनमें से कोई अगर परफॉर्म नहीं कर पाया, अभी हाल ही में जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके हवाले से भी बहुत से सवाल उठते हैं। तो अगर परफॉर्म कोई नहीं कर पाया तो हर बंदा तो गलत नहीं हो सकता, हर बंदा तो अनएक्सपीरियंस नहीं हो सकता कि किसी के पास भी तजर्बा नहीं था। इसका मतलब मसला कुछ और है, रूट कॉज कुछ और है। जी देखिए, रूट कॉज बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। रूट कॉज तो हमारी वो पॉलिसियां हैं जो पिछले कई दहाइयों से हमने वो ठीक नहीं किया। हमने इस्लाहात नहीं की मईशत में, सिविल सर्विस में, पुलिस में, अदलिया में। देखिए, निज़ाम मजबूत होता है, हर ताना बाना जोड़ा होता है। हमने किसी को तवज्जो नहीं दी, मगर इस हुकूमत ने तो वादा किया था ना। देखिए, PTI तो आई ही चेंज के नारे पे थी, तब्दीली।
अब तब्दीली का लफ्ज भी अब इस्तेमाल करना सा डर लगता है कि भाई ये वाली तब्दीली ना आ जाए। उसकी वजह है कि तब्दीली उन्होंने कहा था जी मकामी हुकूमतें आएंगी, करप्शन 90 दिन में खत्म हो जाएगी, उन्होंने कहा था निजाम इंसाफ ठीक हो जाएगा, ऊपर एक ईमानदार बंदा बैठा होगा, सारी मशीनरी ईमानदार हो जाएगी। नहीं हुआ ऐसा, और नहीं हुआ, और आज उसकी वजह से जो आपने कॉल और फेल में तजाद की बात की, लोग इसलिए मायूस हुए हैं। बल्कि उसके बरक्स इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, महंगाई का जो दौरा है, देखिए सारी बातें छोड़ दीजिए, आपके लिए, मेरे लिए, गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए महंगाई सबसे बड़ा मसला है इस वक्त भी। और ये जो अब मिनी बजट आया है, इससे महंगाई और बढ़ेगी। कल का आपने जिक्र किया, ऑपोजिशन जो भी नाकाम वाकाम हुई वो छोड़ें, हुकूमत के ऊपर अब इसके मलबा मजीद गिरेगा। आप देखें बच्चों का दूध है उसके ऊपर टैक्स लगने वाला था, वो तो पीछे उन्होंने कर दिया। अब हमें सोलर पैनल्स चाहिए, ये जो बिजली वाली गाड़ियां हैं जो कि मुल्क में पेट्रोल को कम, वो माहौल को ठीक करेंगी, पेट्रोल की कम वो इस्तेमाल होगा, उस पर भी टैक्स लग गए हैं। भाई बात ये है कि टैक्स लगाने हैं तो उन पे लगाए ना, वडेरों पे जो अपनी बड़ी बड़ी जमीनों पे टैक्स नहीं देते, टैक्स लगाने हैं तो वो जो टैक्स अमीरों पे टैक्स लगाए, हाँ पकड़े ना, ठीक है ना। आपने पकड़ के उन चीजों पे टैक्स लगा दिए हैं जो कि अवाम की सहूलत, अवाम की और वही बात रजा, जो ऑलरेडी बेचारे हैंड टू माउथ हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कि इस सैलरी में या जो उनके पास जितना भी बजट होता है उसमें कैसे अखराजात पूरे करें, उन पे मजीद टैक्सेस लगा के, तो बहुत ज्यादा ज्यादती वाली बात है। आप देखें ना, आप एक छोटा सा सैंपल कर लें, आपकी टीम में माशाल्लाह 8-10 लोग होंगे आपके सारे जो काम करें, फिक्स सैलरी इनकम वाले हैं, और आपका चैनल तो शुक्र है कि सैलरीज भी देता है, तो आप उनसे भी पूछ लें तो वो भी बेचारे रोएंगे। क्योंकि मैं ये रोज एक्सपेरिमेंट करता हूँ अपने कोलीग्स के साथ, कहीं जाता हूँ, मैं पूछता हूँ, मैं ड्राइवर होता है उबर का करीब का, उससे पूछता हूँ, सड़क पे खड़े होकर हर शख्स तंग है। अच्छा, ये तो मिडिल क्लास की बात करें, अमीर लोग भी बेचारे तंग हैं, बेचारे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उन पे भी सख्ती आती है ना, उनकी भी देखें, आपके खर्चे जितने बड़े होते हैं काटने पड़ते हैं। अच्छा, गरीब तो पहले पिसा हुआ है और मजीद पिसा। अब 100 रुपए का अगर आपके यहाँ जो अभी देखिए 2 नान खरीदे आप कीमे वाले या आलू वाले, वो 100 रुपए का आपको मिले, 25 रुपए का चाय का मिले, अल्लाह को जान देनी है। 30 रुपए का चाय का कप मैंने खुद खरीदा है इस्लामाबाद में, ये इसी मैं अभी आया हुआ हूँ, और मैं हैरान रह गया कि मैंने कहा कि यार मुझे ये पिंच कर रहा है, और मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, मैं मशकूर हूँ उसकी रहमत का। लेकिन वो जो आदमी जिसने दिन में 3-4 चाय के कप पी के काम करना है, मजदूरी करनी है, टैक्सी चलानी है, कुछ रेट लगानी है, वो बेचारा क्या हाल होगा? तो 100 रुपए की तो चाय देगा वो, इमेजिन। बिल्कुल ऐसे, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। अच्छा रजा, अच्छा अभी ये जो ये तो बेचारी आवाम अब जाहिर बात है देख ही रही है हुकूमत की तरफ कि कौन से ऐसी कोई हिकमत अमली या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए कि ये जो महंगाई का तूफान है ख़त्म हो किसी तरीके से। अब ये जो पीटीआई के अंदर चल रहा है, ये जो हाल ही में भी परवेज़ खट्टक साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो हुआ, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, और जो खबर सामने, उसके बाद फिर परवेज़ खट्टक साहब ने इस तरह मीडिया के सामने आके बोला कि मुझे तो टीवी चैनल से पता चला कि क्या हुआ और ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वो बात को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने संभालने की कोशिश की, पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल जो खबर सामने आई वो आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। कैसे देखते हैं आपके अंदर के लोग जो उठकर, चले इत्तेहादी तो नाराज़ थे ही, बहुत से गिले शिकवे सामने आते थे, लेकिन अब अंदर के लोग, खट्टक साहब मतलब पुराने साथियों में से, कैसे देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है? देखें जी, बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात की, हर किसी पे बात करा है। परवेज़ खट्टक साहब ने अंदर तो एक रेड लाइन क्रॉस कर दी ना, उन्होंने लाइन पहली बार क्रॉस की। देखिए इस तरह नहीं होता कि खान साहब लीडर हैं, आखिर पीटीआई के वजीर आजम हैं, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ कहा होगा इसको एग्जैक्टली करना, बाद में आके डिनाई कर दिया। अगर आपको याद हो, इससे पहले उन्होंने एक तकरीर की थी पख्तूनख्वा में, वहां पे उन्होंने खड़े होकर कहा कि अगर मैं ना चाहूं तो इमरान खान तो पावर में नहीं आ सकता था, चल नहीं सकता मेरे बगैर, आपको याद होगा। बाद में फिर डिनाई कर दिया, बिल्कुल कल भी यही किया। अंदर कहा खान साहब तो मीटिंग से मुबैना तौर पे उठ के जाने वाले थे, बाहर आके कहा जी मुझे मीडिया से पता लगी, ये खबर रोक दे, ना चलाएं। कह भी दिया, लीक भी करवा दी, हेडलाइन भी बन गई, 2-4 घंटे खूब फड्डा रहा मीडिया चैनल्स पर, तबसरे अभी तक जारी। हम भी इसी पे बात कर जी, बाद में उन्होंने चेंज कर ली।
बात ये कि अंदर भी ग्रम्बलिंग है, अंदर भी इसी बात पे ये जो हम पहले बातें करें ना, देखें महंगाई की और दीगर मसाइल की, इसमें पीटीआई के अपने लोग भी परेशान हैं कि अगले इलेक्शन में वो किस तरह से जाएंगे इलेक्टोरेट के पास। देखें ना, ये खान साहब तो एक अच्छा रजा, मेरे पास टाइम कम है, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, 30 सेकंड है। ये जो जब प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तक बोल दिया इस खबर के मुताबिक कि जी मुझे ब्लैकमेल ना करे, मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, तो ये जुमला आपको कैसा लग रहा है? ये एक बड़ा जुमला बोला उन्होंने जो उन्होंने बहुत बड़ा जुमला बोला है। देखिए उन्होंने उनके कई बड़े जुमले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा उनका जुमला ये है कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं करप्ट को छोड़ूगा नहीं। अब तीसरा कि मैं ब्लैकमेल नहीं लूंगा, ये उन्होंने पहले भी कहा था। हजारा वाले जब उनका कत्ल हुआ था बेचारे लोगों का, तो वहां भी उन्होंने कहा था जी मुझे लाशें लेके ब्लैकमेल ना करें। बात यह कि खान साहब को भी पता लग रहा है कि कुछ खिचड़ी पक रही है, इसलिए उन्होंने अपनी जो है ना पोजीशन मजबूत कर दी है। उनकी सपोर्ट बेस जो है वो खुश होगी, वो कहेगी डट के खड़ा है कप्तान। लेकिन उधर जो उनके साथ लोग हैं, दीगर सियासी हल्के हैं, वो तब्दीली की तरफ बढ़े हैं। मुल्क में इस वक्त एक तब्दीली का, एक नई तब्दीली का हवा चल रही है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत ने एक बार फिर से ऑपोजिशन के दावों को ढेर कर दिया। मिनी बजट की मंजूरी को मुमकिन बनाने के लिए हुकूमत ने किस तरह अपने इत्तेहादियों को राजी किया, क्या शराइत मानी गई, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ना करके भी इत्तेहादियों ने वोट दिए और अपने पार्टी मेंबरान को भी मना लिया गया। अच्छा, मिनी बजट से अवाम और पाकिस्तान में अब जो महंगाई का तूफान आएगा, क्या मुश्किलात होंगी, आम आदमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सवालों के जवाबात के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे माशियात के मोहताजनी डॉक्टर फारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने एक बार फिर IMF के आगे घुटने टेक दिए हैं और इस नए टैक्सेस ला दिए गए हैं। क्या हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं था? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम IMF को अमूमन कुर्बानी का बकरा बना लेते हैं। जैसे चीनी महंगी हो जाए, अगर आटा महंगा हो जाए तो हम माफिया को कुर्बानी का बकरा बना लेते हैं। असल बात यह है कि हुकूमती पॉलिसी जो है वो उनका फुकदान है, वो फेल होती हुई नजर आती है। अब IMF के कहने पे हमने इजाफी टैक्सेस नहीं लगाए। असल बात यह है कि 6 महीने पहले जो हमने बजट प्रेजेंट किया था, उसमें जो तखमीना था खसारे का, बजटरी खसारे का, वो तखमीना गलत साबित हुआ है। इसलिए IMF ने कहा कि आपने वो जो बजटरी खसारे का वादा कर रखा था उसको पूरा करने के लिए आपको इजाफी टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो ये तो हुकूमत कह रही है कि IMF के कहने पे लगाए हैं। असल वजह ये है कि हुकूमत का खसारा बहुत बढ़ गया था और उस खसारे को ख़त्म करने के लिए ये इजाफी 350 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं वो हमारे सामने आएंगे। अब टैक्सेस तो लग गए, अब सोचना ये है कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला, हुकूमत क्या करेगी, अवाम क्या करेगी। अवाम के हवाले से तो बड़ा जाहिर है, साफ जाहिर है कि अब उनको उनके सामने एक के बाद एक डिलेमा होगा। महीने के बाद उन्होंने बच्चों की फीस देनी है या बिजली का बिल देना है, क्योंकि बिजली का बिल अब जो आ रहा है वो 40-45 रुपए का एक यूनिट आ रहा है। अभी आपने सुना कि वो 4 रुपए और कुछ पैसे बिजली का रेट बढ़ा दिया गया है। अब शायद पेट्रोल और डीजल का रेट भी बढ़ने चला है। तो तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, आमदन बढ़ नहीं रही, तो अवाम को तो ये तकलीफ होगी कि उन्होंने बिजली का बिल पे करना है या बच्चे की फीस पे करनी है। ये बहुत ही मुश्किल एक डिसीजन, ऐसे डिसीजन जो है वो अवाम को लेने होंगे। हुकूमत तैयारी कर रही है लोन्स लेने की, कर्जा जात लेने की। प्रॉब्लम हुकूमत के साथ ये है कि अगले 12 महीनों में कोई 30 अरब डॉलर की पेमेंट करनी है हुकूमत ने डॉलर्स की बुनियाद पे, और वो कर्जा जात से ही कर सकती है क्योंकि इस वक्त स्टेट बैंक के पास तो टोटल 17 अरब पड़े हैं। तो 30 अरब की पेमेंट है, 17 अरब स्टेट बैंक के पास पड़े हैं। अब हम जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक्स के पास जाएंगे, सुकुक बेचेंगे, यूरो बॉन्ड्स बेचेंगे, तो हमने कर्जे इकट्ठे करने। तो अवाम पड़ी होगी अपने बजट बैलेंस करने में और हुकूमत लगी होगी कर्जा जात इकट्ठे करने। ठीक है।
अरे डॉक्टर साहब, बिलावल साहब और ऑपोजिशन ने कहते हैं जी मिनी बजट जो महंगाई का तूफान है। अब दूसरी जानिब हमाद अज़हर साहब क्या कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आप आवाम को ज़रा सादा अल्फाज में समझाइए कि इस मिनी बजट से उन्हें आखिर क्या फ़र्क पड़ेगा, और हमाद अज़हर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हमाद अज़हर अपनी सियासत लड़ रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब अपनी सियासत लड़ रहे हैं। दोनों सियासी बयानात हैं, उनमें माशी हकीकत तकरीबन ना होने के बराबर है। असल हकीकत यह है कि 350 अरब का नए टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया है। वो आपने और मैंने बर्दाश्त करना है। वज़ीर खजाना साहब ने हमें ये बताया था कि सिर्फ 2 अरब का बोझ जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर पड़ेगा, और शायद बाकी 348 अरब जो है वो मरीख की कोई आबादी है जो ये टैक्स का बोझ जो है वो बर्दाश्त करेगी। आम आदमी के लिए कुछ ऐसा होगा कि दालें महंगी होंगी, अद्वियात ऑलरेडी महंगी हो गई हैं, उनके साथ किताबें, अगर किसी को पढ़ने का शौक है, ख़रीदने का शौक है, किताबें महंगी होंगी, अंडे महंगे होंगे, सब्जियां महंगी होंगी। और अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई जाती है तो फिर आप सोचिए कि वो तो पूरी मईशत में फैल जाती है। जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट की जाती है उसका किराया बढ़ जाता है, बसों के किराए बढ़ जाएंगे, ट्रकों के किराए बढ़ जाएंगे। तो महंगाई का, जैसे आपने इब्तदाइये में कहा कि ऑलरेडी जो महंगाई एग्जिस्ट करती है उससे पाकिस्तानियों की जो है वो कमर टूट चुकी है। अब क्या टूटेगा और ये महंगाई का जो नया तूफान आएगा ये अपने साथ क्या लाएगा। हुकूमती जो इदारा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, उसने दिसंबर के महीने में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स बताई है वो उसमें इजाफा हुआ है 26% का। और वो मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि हुकूमत हमें खुद से बता रही है, और होलसेल प्राइसेस जब बढ़ती हैं इसका मतलब ये है कि अगले चंद हफ्तों में वही कीमतें जो होलसेल में बढ़ चुकी हैं वो आपको और मुझे रिटेल लेवल पे देनी होंगी। तो महंगाई हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। होलसेल प्राइस इंडेक्स 26% का बहुत ही तशवीशनाक फिगर है, हुकूमत की अपनी दी हुई फिगर है। तो महंगाई बड़ी तेजी से मजीद जो है वो बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत ने जो नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है जिसमें जो मुआशी पॉलिसी को भी शामिल किया गया है, अब हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान की मईशत खुद मुख्तारी की सवारी पर बाकायदा सवार है। अब बस कुछ सालों में हमें IMF से छुटकारा मिल ही जाएगा। तो माजरत के साथ बहुत से दावे ऐसे किए गए कि अब वो दावे ही हुकूमत के गले पड़े हुए हैं कि लोग कहते थे कि आप ये कहते थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने महीने में हो जाएगा, उतने महीने में हो जाएगा। तो अब जो भी दावा किया जाता है उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो दावा किया जाता है अवाम अक्सर हंसना शुरू कर देती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले जब से हम मेंबर बने हैं IMF के 23वां प्रोग्राम इस वक्त ये चल रहा है, और अगर इसी सिमत में हम चलते रहे तो आप यकीन जानिए कि 23 और प्रोग्राम भी हमें करने पड़ेंगे अगर हम इस्लाहात ना लेके आए अपने माशी ढांचे के अंदर। देखिए, 41 महीने PTI की हुकूमत के गुजर गए हैं और 3 चीज़ें अब बड़ी वाज़ेह तौर पे उभर के सामने आ गई हैं कि इन 41 महीनों में क्या हुआ, और अगर तारीख इसी तरह चलती रही तो अगले 1.5-2 साल जो रह गए हैं PTI की हुकूमत में उनमें क्या होगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये बड़ा वाज़ेह है कि माशी ढांचे के अंदर अब PTI जो है वो अंधेरे के अंदर तीर चला रही। देखिए, FBR के चेयरमैन जो हैं वो 8 बदली हो चुके हैं। अगर 40 महीनों में आपने 8 FBR के चेयरमैन बदल दिए हैं, यानी कि 5-6 महीने से ज़्यादा का औसतन किसी एक को टेन्योर नहीं मिल रहा। और ये वो अदारा है जिसने पूरे मुल्क के टैक्स इकट्ठे करने हैं और फिर रियासती कारोबार चलना है। फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं वो 6 तब्दील हो चुके हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो चेयरमैन हैं वो 4 तब्दील हो चुके हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह है, एटलीस्ट माशी ढांचे के अंदर PTI की हुकूमत जो है वो अंधेरे में तीर चला रही। दूसरा ये कि दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम, जो कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए मईशत के अंदर, उनका जो इल्ज़ाम है वो फौरन पीपल्स पार्टी के ऊपर और PMLN के ऊपर लगा दिया जाता है। अपनी जिम्मेदारी जो है 40-41 महीने गुजरने के बाद भी PTI नहीं ले पा रही। और तीसरा काम है कर्जा जात लेना। कर्जा जात के ऊपर हुकूमत चल रही है, कर्जा जात के ऊपर मुल्क चलाया जा रहा है।
किसी हाँ। किस्म का डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। एक तो आप कह रहे हैं ना जिम्मेदारी नहीं ले रही, चले तो एक बात होगी ना कि ये हुकूमत जिम्मेदारी नहीं ले रही है। पहले तुम ये सुनते रहे कि जो कुछ हुआ पुरानी हुकूमतों की वजह से हुआ है, चले पहले साल ये बात अच्छी लगती है, 6 महीने अच्छी लगती है, 18 महीने अच्छी लगती है, लेकिन तीसरे साल के बाद भी बात कहना बड़ी गलत बात है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी बात है इससे बढ़कर अब एक और चीज है कि फिर दोबारा वही वाले दावे कि कुछ अरसे में छुटकारा मिल जाएगा, कुछ अरसे में ये हो जाएगा, दूध शहद की नहरें बह जाएंगी, ये ओवर कॉन्फिडेंस है क्या है? अगर तो उम्मीद है, चले अच्छी उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन जो हालात है उसको देखते हुए उम्मीद होनी चाहिए ना। देखिए, यहाँ पे फुकदान आ रहा है संगीन किस्म का, शदीद किस्म का माशी पॉलिसी का। अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है तो फिर आप वो सब्ज बाग जो है वो दिखाने के अलावा कोई और ऑप्शन जो है वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास नहीं रह जाती। अब पॉलिसी क्यों नहीं नहीं बन पा रही, उसके पीछे एक टीम चाहिए। पॉलिसी बनाने के लिए जो प्रिंसिपल प्री रेक्विजिट है वो तो आपको एक टीम चाहिए, टीम के बगैर पॉलिसी नहीं बन पाती। टीम का जिक्र हमने पहले कर लिया कि वो 8 टीमें तो FDR में आ चुकी हैं, 4 दफ़ा हमारे जो वजीर ख़जाना हैं वो तब्दील हो चुके हैं। तो टीम नहीं होगी तो पॉलिसी नहीं बन पाएगी, पॉलिसी सामने नहीं आ रही क्योंकि टीम एग्जिस्ट नहीं करती। और अब 41 महीने गुजर गए हैं, इस चीज़ की तवक्को रखना कि अगले 1.5-2 सालों में एक टीम भी काबिल किस्म की तश्कील दे दी जाएगी, वो टीम जो है वो मंसूबे और प्लानिंग भी कर लेगी और फिर मंसूबों के ऊपर अमल दरामद भी हो जाएगा और फिर कोई नताइज भी सामने आ जाएंगे, तो ये तवक्को रखना तो मैं समझता हूँ कि गलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए आने वाले सालों में, अच्छा वर्ल्ड बैंक ने भी मस्बत इशारियों की पेशगोई की है, क्या इसमें हकीकत है या फिर ये IMF की शराइत मानने पर पाकिस्तान को क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, थपकी दी गई है? देखिए, IMF एक सियासी इदारा है, साथ ही साथ वो मालियाती इदारा भी है। सियासी इदारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके सियासी मालिकान हैं। IMF इसलिए नहीं बनाया गया था कि दुनिया में किसी मुल्क की मईशत को सीधी पटरी पे चढ़ाया जाए। IMF तो अमेरिका की एक वो प्रोजेक्शन ऑफ पावर जो है, अमेरिका अगर किसी मुल्क को अपनी इन्फ्लुएंस में लाना चाह रहा है, अपने मुताबिक उस मुल्क की सिमत करना चाहता है, तो वहाँ पे IMF जो है वो उसका एक टूल इस्तेमाल होता है। उसको आप समझिए कि एक हथियार के तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक्सपेक्ट कर लेना कि हम IMF का पैकेज का हिस्सा बन जाएंगे तो हम तंदुरुस्त और तवाना हो जाएंगे, ये हमने पिछले आप समझ लीजिए कि 40-45 साल में अगर अभी तक नहीं सीखा तो अब सीख लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 23 प्रोग्रामों का हम हिस्सा बन चुके हैं। अगर मुल्क की मईशत को सीधी राह पे चलाना है तो वो हमारी अपनी क़यादत में चलाना है। हम अपने मुल्क के अंदर जो पॉलिसीज बनाएंगे उसके नतीजे में चल सकती है। IMF का सहारा जो है वो आज तक तारीख में किसी मुल्क को सीधी राह पे नहीं चला पाया। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल की जिंदगी ने वफा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।